कि कोई भी व्यक्ति जाएगा और अपना धर्म के आधार पर वो डंडा दिखाएगा और बोलेगा कि हाँ भाई तुम कौन हो, तो वो उसकी तो निंदा होनी चाहिए। मैं राकेश रंजन जी का रुख कर लेती हूँ। राकेश रंजन जी, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी आपकी पार्टी में नहीं आ रहे हैं, आप लोग उन्हें लेकर नहीं आ रहे हैं अपनी पार्टी में, और आपकी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि भाई सांप्रदायिक दलों के साथ हमें अपना कोई रिश्ता नहीं रखना है। इंडिया अलायंस होता है, लोकसभा चुनाव होता है तो आप मंच पर एक साथ हाथ से हाथ मिलाए नजर आते हैं, बिहार में चुनाव आता है तो भाई तू कौन मैं कौन, इस तरह की स्थिति हो जाती है। राकेश जी। राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? अन्य डिबेट के भी में सर आवाज जो क्लियर नहीं आ रही खेमा है। है वो डिसाइड हाँ। एक तरफ जो संविधानवादी लोग हैं, सामाजिक न्याय तो जितनी है उन सारे मूल्यों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ जो है दूसरा खेमा जो है सामंतवादी, मनुवादी और सांप्रदायिक शक्तियों का है। और अभी जो महागठबंधन में की जो स्थिति है उसमें सब लोग सवार होना चाहता है और सबका मीन्स स्वागत है। जो भी इस सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध में और सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए जो लोग भी आना चाहता है और जो लोग भी साथ देना चाहता है सबका स्वागत है, क्योंकि संविधान और सामाजिक न्याय अभी खतरे में है। लेकिन उसमें कारण नहीं है। कारण यह है कि कोई भी चीज जो महागठबंधन की बात है, चाहे किसी पार्टी से जो गठबंधन होती है उसमें कुछ चीजें होती है। एक, आप किस प्लेटफॉर्म से कैसे आ रहे हैं, दूसरा आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, तीसरा उसके पीछे एजेंडा क्या है, उसका मकसद क्या है। अभी मेरे पहले बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे राहुल जी, अभी जो दूसरों की बीजेपी का जो एक पूरा चेहरा है, जो दूसरे पार्टियों को तोड़ करके सारी एजेंसियों का उपयोग करके और डरा करके धमका करके तोड़ करके अपनी सरकार बनाने वाले लोग अभी एआईएमआई पे इतना प्यार जगा है। हालांकि पहले जो इनकी हमेशा लेकिन उनको तो प्यार आप पर आ रहा था सर, उनको तो प्यार आप पर आ रहा था सर। निश्चित रूप से मकसद क्या है? नहीं तो उनको तो प्यार आप पर आ रहा था ना सर। अरे असदुद्दीन ओवैसी का प्यार तो महागठबंधन में था ना सर, उनका मोह तो महागठबंधन में था। उन्होंने तो बीजेपी को चिट्ठी नहीं लिखी, उन्होंने तो आप ही लोगों को चिट्ठी लिखी ना। अरे तो निश्चित रूप से आप वही बोले कि किस मकसद से लिखे है, क्या बात है, क्या मीडिया में आने के बाहर बात करने के जो प्लेटफॉर्म है, जो टेबल है, उस पे ऐसा तो नहीं है कि जो शीर्ष नेतृत्व है इनको नहीं जानता है, उनसे टच में नहीं है। तो बातें होनी चाहिए कि एजेंडा क्या है, क्या मकसद है। और दूसरी बात है क्रेडिबिलिटी, तक हमेशा संदेह के घेरे में रही है आईएम के। तो बात यह है कि यदि उस पर भरोसा बनता है और एक क्लियर होता है कि आपका एजेंडा क्या है, क्या सही में आप उन सांप्रदायिक शक्तियों के मनवादी और सामंतवादी जो फोर्स है, जो शोषित वंचित और दलितों पे अत्याचार है और उसके वोटबंदी का भी करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या सही में उसको आप हराने के लिए आ रहे हैं कि या उसी प्रोपेगेंडा तो के मतलब आपको उनकी आइडियोलॉजी पर शक है, क्लियर करना चाहिए ना। आपको ओवैसी की आइडियोलॉजी पर शक है। हमें नहीं कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि ये चीजें जो पहले से आपकी क्रेडिबिलिटी पे जो सवाल उठाते रहा गया है, चाहे वो मीडिया के द्वारा चाहे किसी के भी द्वारा, तो आप टेबल पे बैठेंगे, बात करेंगे, उस पर भरोसा होगा, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन आपको इसके पहले ही पूरी मीडिया में आकर के कि हमने ये किया, हमको नहीं लिया जा रहा है कि लिया जा रहा है कि क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये संदेह के दायरे में आ जाता है। नहीं लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं ना कि भाई अब एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। तारिक अनवर ने मना कर दिया। तारिक अनवर कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो सांप्रदायिक पार्टी है, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। और अब कांग्रेस और आरजेडी तो दोनों एक साथ मना कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि खाली मीडिया भर में चल रहा है, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मैं राहुल आनंद जी का रुख कर लेती हूँ। राहुल आनंद जी, जो महागठबंधन है वो ये कह रहे हैं कि भाई बी टीम है ओवैसी, और लगातार आप लोगों के साथ ओवैसी के साथ जो संबंध है उनके आरोप तो हर चुनाव में लगते ही हैं। ये जो आरोप लगते हैं कि भाई ओवैसी आपकी बी टीम है, आप ही के लिए काम कर रही है, ध्रुवीकरण का काम करती है, वोट कटुआ पार्टी है और फायदा मिलेगा इसका बीजेपी को, ऐसा क्यों? मनीषा जी, सबसे बड़ी बात यह है ना कि तर्क
जब तर्क की बातें होती है तो शंका नहीं किया जाता है किसी भी चीजों को लेकर। देखिए, हमने कभी भी नहीं कहा, हमें एक ऐसी छवि बना के रखी गई है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग दिखाते रहते थे कि मौत का सौदागर है, सांप्रदायिकता वाली पार्टी है। लेकिन शायद लोग भूल जाते इस बात को कि आपको हिंदुओं से तो नफरत है। हिंदुओं को तो आपके संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे शरिया के हिसाब से काफिर है, लेकिन हिंदुओं के नाम पे आपको व्यापार करना है तो जांच क्यों नहीं होना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हम जब भी हम बातों करते हैं तो मुझे एक बात बताइए, हम कभी भी, हमें आपने नहीं देखा होगा, हमारा दोहरा चरित्र कभी नहीं देखा होगा। हम जो है वो दिखते हैं। हम घर में पूजा करें बजरंग बली की, और बाहर निकलकर जालीदार टोपी पहनकर हम उनके साथ ईद की बधाई दे, ये हम नहीं करते। हम जो है ईद की भी बधाई देंगे उसी वेशभूषा में जिस वेशभूषा में हम अपने घर में रहते हैं और अपने लिए जाने जाते हैं सनातनी का हिसाब से। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब भी हम इस चीज को कहा जाता है तो हमें एक ऐसा उदाहरण देते हैं, एक ऐसा कोई उदाहरण बताते हैं कि जब से हमारी सरकार आई हो केंद्र में, उसके बाद से मुसलमानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई हो। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ साझा कर देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अगर मान लेते हैं, रिमार्केबल बात मान लेते हैं, मुस्लिम आबादी 15% है, तो उसमें जनधन योजना में 42% को लाभ मिला है, उज्ज्वला योजना में लगभग 37% को, पीएम मुद्रा में 30% को, अगर आप आवास योजना की बात की तो 35% को, कौशल भारत की बात की तो 23% को, यूपी में 30 लाख घर मुसलमानों को मिला। फिर भी बीजेपी के खिलाफ ही जाते हैं वो। ये एकदम परफेक्ट मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको। ट्रिपल तलाक जैसे विकार से किसी ने निकाला तो भारतीय जनता पार्टी ने ही निकाला, लेकिन फिर भी वो उनका अपना तर्क हो सकता है देने के लिए। और मुश्किल से अगर जो बात की जाए जिससे ये सिखाया जाता हो, 9 वर्ष की उम्र में ये सिखा दिया जाता हो कि वोट किसको देना है, तो उसको धर्म के ही बारे में ज्यादा बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आप आज जो चर्चा का जो विषय रख रही है, इसमें मुश्किल से अगर बात करें तो यही है कि हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान का बात किया है। और हमें कोई बता दे कि देशव्यापी में अगर कहीं कोई घटना घटी हो, चाहे अभी एक ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम की घटना घटी थी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी एक जगह एक तर्क पे थे। अगर उसमें कोई बड़ा चेहरा निखर कर आया तो वो ओवैसी साहब का भी चेहरा निखर कर आया, जिसका सम्मान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ओवैसी साहब को मिला। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन उन लोग नहीं आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपस में लड़के अगर अपने आप को ये साबित करना है कि हम ही मुसलमान के सबसे बड़े हितैषी हैं, तो ये जो AIMIM और जो RJD वाले लोग कर रहे हैं, और खास के कांग्रेस वाले भी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी जो दिल्ली में केजरीवाल को दिखाने का जो प्रयत्न किया गया है वो बिहार में भी होने वाला है। जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स का जो काम है वो एक तरफ से किया जा रहा है। एक प्रेशर पॉलिटिक्स ओवैसी साहब के द्वारा बनाया गया है, दूसरा कांग्रेस बनाएगी, और RJD चाहती है कि हम सबको शांत कर खुद मुकाबले में उस रथ की यात्रा पे बैठे। राकेश रंजन से मैं इसका जवाब लूंगी, वो बहुत देर से कुछ कहना भी चाह रहे हैं। मैं राकेश रंजन जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।